देखो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग या इसको एलपीपी भी बोलते हैं ना हम लोग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने कहा ये एक टेक्निक होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, हाउ टू यूज अवर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हर रिसोर्सेज के क्या, एक तो ऑल्टरनेटिव यूज तो होते ही है, और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज है। इस दुनिया में कुछ चीजें फ्री हो सकती है, जैसे सनलाइट है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन अगर पानी है तो वो बहुत कम है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ट्रीज हैं तो वो भी बहुत कम है। अगर आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हो कि आयरन है, या मानो गोल्ड है, या कोई भी चीज देख लो आप दुनिया में, रिसोर्सेज सारे क्या है, अपने रिसोर्सेज सारे के सारे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, और उनके हम क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, और अगर इन रिसोर्सेज को हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे रिसोर्सेज अपने लिमिटेड तो ही हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटीज जो है वो क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाता है तो हमारी जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है किसी वो बिजनेस को करने के लिए। लेकिन हर बिजनेस को करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहता है। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उससे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया हमारी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, और हमारा प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो, और टाइम हमें क्या लगे, कम लगे, क्योंकि कोई भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है। ठीक है, कब, जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो, और रिसोर्स के जब ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकता है ना, लकड़ी का यूज आप फर्नीचर बनाने में करते हैं, कि लकड़ी का यूज आप किसी अदर वर्क में करते हैं, हाउस बनाने में करते हैं, बोर्ड बनाने में करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन आप किस यूज में करना चाहते हो, है ना, ये डिपेंड करता है। तो ऑल्टरनेटिव यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उसके, ऑल्टरनेटिव यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि इसका या तो ये यूज कर लो या इसका वो यूज कर लो, और उसके साथ में एक ऑल्टरनेटिव तो है ही है, लेकिन स्केर्सिटी अटैच्ड है। ठीक है, अगर स्केर्सिटी अटैच्ड है तो फिर हमें प्लान करना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, और प्लानिंग में क्या क्या है, एलपीपी, एलपीपी एक प्लानिंग ही तो है, कि हम किस तरीके से, अब जैसे रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे बिजनेस के टर्म्स में अगर आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में, जैसे कल हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि ना, अगर मान लो आपको चेयर बनानी है और एक आपको टेबल भी बनानी है। ठीक है, तो दो चीजें आपको बनानी है। ठीक है, तो दो चीजें बनानी है तो हम दो चीजों की कितनी कितनी यूनिट्स बनाएं, जैसे इसके हम 100 बनाएं, इसकी हम 80 बनाएं, तो हम कितनी कितनी यूनिट्स बनाएं कि हमारा जो प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो, है ना। तो ये भी ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिट्स भी कितनी बनाए। अच्छा, अपने जो क्वेश्चन में ना, अपने जो एलपीपी के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आप लोगों को जैसे दो प्रोडक्ट हो गए हमारे यहाँ पर, चेयर का एक प्रोडक्ट हो गया, टेबल एक दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो अगर चेयर है तो उसको तो आप क्या मान लो, X1 मान लो, और आपकी जो टेबल दूसरा प्रोडक्ट है उसको क्या मान लो, X2 मान लो। और बड़ा बड़ा मैं आपको बता देती हूँ, जब हम इसके एलपीपी के क्वेश्चन करेंगे ना, तो मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, X1 और X2 ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि X1 और X2 ही हमें पता नहीं होगा। यानी कि हमें यह नहीं पता होगा कि दो प्रोडक्ट्स अगर हमें बनाने हैं, तो प्रोडक्ट, अगर हम बोलते हैं कि दो प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ए प्रोडक्ट बनाना है और बी प्रोडक्ट बनाना है, तो ए प्रोडक्ट की हमको कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए, और बी की फिर हमें कितनी बनानी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट तो हमें ज्यादा मिले। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 80 बोलते हैं, तो क्या ये हमारे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, या इसकी 70 बनाए और इसकी 90 बनाए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, या फिर इसका 80 बनाए और इसका इसका भी 80 बनाए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये नहीं पता कि इस कॉम्बिनेशन में हमारा प्रॉफिट मान लो 10,000, तो इस पे हमारा 10,000 आ रहा है, इस पे हमारा 9,000 प्रॉफिट आ रहा है, और इस कॉम्बिनेशन पे हमारा प्रॉफिट अगर 11,000 आ रहा है, तो मतलब प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर प्रॉफिट हमारा ये मैक्सिमाइज हो रहा है तो हमको ए की इतनी यूनिट्स और बी की इतनी यूनिट्स बनानी चाहिए। ये क्वेश्चन में कभी नहीं दे रखा होगा कि कितनी कितनी यूनिट्स, कि इसकी इतनी यूनिट्स बनाओ, इतनी यूनिट्स बनाओ। तो ये अगर आपको नहीं दे रखा है तो यही हमको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। और हमें आइडेंटिफाई करने से पहले, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो वो हमारे लिए अननोन है। अगर वो हमारे लिए अननोन है तो एक को हम X1 मानेंगे और दूसरे को हम X2 मानेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें X1 और X2 मानना पड़ता है। क्या, कोई भी प्रोडक्शन को हम क्या मान रहे हैं, X1 और X2। X2 अगर, हाँ, अगर 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो X3 भी मान लो। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने आप मान लो। ये हमको कभी भी नहीं दे रखा होगा, ये हमको हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारा की डिसीजन का मतलब मेन डिसीजन क्या होगा फिर हमारा, कि हमको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि X1 की कितनी यूनिट बनाए, X2 की कितनी और X3 की कितनी। क्योंकि हमने कहा ना, चेयर कितनी बनाए, टेबल कितनी बनाए। की डिसीजन मतलब मेन डिसीजन क्या है हमारे सवाल का, मेन डिसीजन क्या है हमारे सवाल का,
कि हम कितनी कितनी यूनिट्स किस किस की बनाए, कि किस लेवल पे जाके हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमने कल बात करी थी कि एलपीपी जो है, एलपीपी हेल्प अस, एलपीपी में एलपीपी का बोलो या शॉर्ट में इसको एलपी बोलो, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमको क्या करना है, यही पता लगाना है कि हमको किसी भी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनाने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और इसमें थ्योरी तो देखो आपको कोई पूछता नहीं है, प्रैक्टिकल है। थ्योरी में तो इतना है कि जो हम आपको समझा रहे हैं, जैसे डेफिनेशन समझा रहे हैं, उसके साथ जो एसोसिएटेड बातें हैं वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ये प्रैक्टिकली है, अपना पोर्शन चैप्टर जो है ना ये प्रैक्टिकली है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी तो मैंने कुछ नहीं समझाया आपको, रफली अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ठीक है, तो x1 x2 क्या आपका की डिसीजन है, और इनको आप क्या बोलते हो, मैथ्स के बच्चे हो, कभी आपने मैथ्स तो पढ़ी है, ये क्या होते हैं अपने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं। तो की डिसीजन को हम क्या बोल सकते हैं, की वेरिएबल्स। की वेरिएबल मतलब मेन चीज तो हमको क्वेश्चन में क्या, x1 x2 और x3 ये निकालनी पड़ेगी। तो एलपीपी के अंदर हमने कहा था कि भाई सबसे पहले ना दो तरीके मैंने कहा था एलपीपी के अंदर, कि एक तो अपना ग्राफिकल मेथड होता है, क्या होता है, एलपीपी को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल और एक सिंप्लेक्स। मैंने कहा पहले तो इंटर में ना सिंप्लेक्स मेथड भी हुआ करता था, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड आप यहाँ से रिमूव करके इन्होंने फाइनल में डाल दिया है, सीएमए फाइनल में कर दिया है, तो आपको ग्राफिकल मेथड रह गया। अब यहाँ पे आपको ग्राफ भी नहीं बनवाएगा, ये आपसे ग्राफ भी नहीं बनवाया, आपने मैथ्स में कभी ग्राफ बनाई है ऐसे या इस तरीके से, इसको दोबारा से कर देते हैं। जैसे अपने ये ग्राफ्स बनाते थे हम लोग ग्राफ्स बनाते थे ना हम लोग, हाँ याद है। मैम। हाँ, तो ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आपसे ग्राफ भी नहीं बनवाएगा, ये कहता है उससे भी छोटा काम कर लो, यानी कि आप सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा दो। क्या बना के दिखा दो, इक्वेशन। चैप्टर में आपको ये भी हटा दिया, ग्राफ भी हटा दिया, और केवल कहता है कि सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा दो, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दिखा दो। एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी है आप लोगों ने, हाँ हाँ, तो एल्जेब्रिक, हाँ एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के दिखा दो, बस आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन खत्म, इतना सिंपल है। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मेशन ही हमारा इसमें मेन काम है। आपकी जो थियरी है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स फॉर्म में देना है, आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा अगर बोले ना, मोटा मोटा अगर बोले तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको दो ही चीजें मेन करनी होती है। एक इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होगा कि आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट है कि आपको क्या करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि आपका ऑब्जेक्टिव या तो कॉस्ट को क्या करना होता है, कॉस्ट को क्या करना होता है, मिनिमाइज। कॉस्ट। हाँ, अगर टाइम भी दे रखा हो तो टाइम को भी हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमाइजेशन किसका होता है, या तो प्रॉफिट या सेल्स का करते हो, है ना। तो मिनिमाइजेशन होता है और एक प्रॉफिट और सेल्स होता है, तो हम इसको मैक्सिमाइजेशन का होता है। ठीक है, तो एक, हाँ ये का क्या होता है, एलपीपी के दो पार्ट हो गए, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चन का जो है ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये तो क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा फिर, हाँ तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, कि आपके पास में आपको क्या करना है, भैया मेरे को तो ना प्रॉफिट ज्यादा करना है, मेरे को तो ना बिजनेस कर रहे हो तो मुनाफा होना चाहिए, ये हमारे बिजनेस का एक फंडा हमेशा रहता है। ठीक है, हमें मुनाफा होना चाहिए, लेकिन मुनाफा होना चाहिए तो डेफिनेशन वाइज हमने कहा, क्या कहा कि हमारे रिसोर्सेस क्या है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको बिजनेस तो बढ़ाना है, लेकिन आपके पास में रिसोर्सेस लिमिटेड है, या हमारे पास में स्केर्सिटी है। अगर हमारे पास में स्केर्सिटी है तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उस स्केर्सिटी, उस लिमिटेशन को ही अपने इक्वेशन फॉर्मेट के अंदर हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो अपना क्या होता है, लिमिटेशन या कंसंट्रेट, या लिमिटेशन बोल लो यहाँ पे, लिमिटेशन, ये लिमिटेशन या कुछ कंडीशन होती है ना, या आपके पास में कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इक्वेशन को फॉर्मेट को बनाना होता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, आपको
एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आ जाती है। अभी मैं आपको इसमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब है कि ये मैं आपको स्टेप्स अभी लिखवाने वाली हूँ, तब मैं आपको इस पे और डिटेल में ये पार्ट है ना अपना जो सेकंड पार्ट है इसको मैं उसके अंदर बताने वाली हूँ। बस आपको इसके अंदर ये लिख लो कि अपने यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ या तो इक्वालिटीज होगी एंड हो सकता है, या फिर इक्वालिटीज होगी या इनइक्वालिटीज होगी आपके पास में। ठीक है, बस इतना ही लिख लो अभी तो। ठीक है, अभी ये सेकंड पार्ट क्या है ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो एलपीपी के दो पार्ट हो गए अपने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लिमिटेशंस, रिसोर्सेज का लिमिटेशन पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ? ये थ्योरी पूरी होगी, अभी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ तक कोई इश्यू है क्या? एलपीपी का डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, एलपीपी का डेफिनेशन देखने के बाद में हमने कहा इसमें ग्राफिकल मेथड, सिंपलेक्स मेथड, लेकिन हमें तो सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें हमें करनी होती है। फर्स्ट पार्ट हमें पता होना चाहिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास में रिसोर्सेस क्या है। ठीक है, कोई इश्यू? कोई इश्यू यहाँ तक? नहीं मैम। हाँ, जो आज आया ना क्लास में, कोई अगर कोई बच्चा आज ही क्लास के अंदर आया है तो उसको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो एक एग्जांपल बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लो आपको 3 प्रोडक्ट बनाने हैं। मान लो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं यहाँ पे P प्रोडक्ट बनाना है, Q प्रोडक्ट बनाना है और R प्रोडक्ट बनाने हैं। आपको 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ऐसे देख लो, आपको 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उस 3 प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में मान लो 2 तरीके के रॉ मटेरियल लगेंगे। 2 तरीके के रॉ मटेरियल लगेंगे। एक हमारे पास में मान लो X लग जाएगा, एक हमारे पास में Y लग जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। फिर इनके ऊपर हमें कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो प्रॉफिट पर यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं एग्जांपल बना रही हूँ इसका। तो मान लो 1 यूनिट बनाने के ऊपर आपको 10 रुपए पर यूनिट, ये क्यू प्रोडक्ट को अगर बेचेंगे तो 8 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट होगा। अगर आर को बेचेंगे तो हमारे पास में 12 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, या हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको यहाँ पर कि हमारे पास में जो ये क्या लिखा है, एक एक्स रॉ मटेरियल है, एक वाई रॉ मटेरियल है। 2 तरीके के रॉ मटेरियल्स आपके पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है हमारे पास में टोटल मान लो 1000 केजी प्रोडक्ट आपके पास में, एक्स का 1000 किलो सामान आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, और वाई का कितना आपके मान लो, वाई का आपके पास में 800 है। ठीक है, वाई का आपके पास में 800 है। ठीक है, और अब अंदर क्या भरे कि प्रोडक्ट जो ए है, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मान लो यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लो 4, यहाँ पे मान लो 6, यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो वापस 5 मान लो चाहे। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको ये क्वेश्चन कैसे रीड किया हमने कि भाई P, Q और R 3 प्रोडक्ट हमको बनाने हैं और उसमें रॉ मटेरियल 2 तरीके के लगेंगे, X रॉ मटेरियल लगेगा और Y रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये 3-4 अंदर क्या है, देखो 3-4 अंदर है। तो ये देखो, अगर X को हम समझते हैं कि X रॉ मटेरियल है वो टोटल आपका 1000 किलो तक है और अंदर क्या है 3 किलो, यानी कि P का 1 यूनिट बनाने में 3 किलो एक्स रॉ मटेरियल लगेगा और P का एक प्रोडक्ट बनाने में Y का 4 किलो सामान लगेगा। ठीक है, अगर आप Q प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो Q प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 किलो X का रॉ मटेरियल और 5 किलो Y का रॉ मटेरियल लगेगा। और अगर आपको R प्रोडक्शन करना है, R प्रोडक्ट करना है तो X का आपका 2 किलो लगेगा और Y जो है आपका 5 किलो लगेगा। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट पर यूनिट हो गए, ये आपके टोटल रॉ मटेरियल हो गए, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। मैक्सिमम इतना रॉ मटेरियल है आपके पास में, मैक्सिमम इतना रॉ मटेरियल है। अब हम आपको इसको क्वेश्चन बोलते हैं कि फॉर्मुलेट, क्वेश्चन बोला फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग। फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग यानी लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है,
अब इक्वेशन बना ली इसके अंदर, तो हमको इक्वेशन मतलब हमारा क्वेश्चन है ना इसी तरीके से कुछ होगा, या तो ये टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा या ये वर्ड्स के फॉर्म में दे देगा, पर बनानी आपको क्या है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले ना क्या करते हैं, अपने स्टेप्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टेप्स। तो ये अगर स्टेप्स हमको ध्यान रहेंगे तो हर बार हम इजीली इसको बना पाएंगे। तो आप लिख लो, ये लिख लो आप लोग, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मेरे साथ साथ लिख लेना ये वाले स्टेप्स। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द टाइप्स ऑफ या टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हमारे पास में दो चीज ही होती है कि या तो आपको क्या करना होता है, कोई चीज मैक्सिमाइज करनी होती है या कोई चीज आपको मिनिमाइज करनी होती है। टाइप का मतलब दो चीज, या तो आपको मैक्सिमाइज करना होता है या आपको मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा और मिनिमाइज आपको कॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट का दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ पता चल रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ पता चल रहा है क्या, प्रॉफिट है ना मैम। हाँ, तो अब इसमें अगर आप प्रॉफिट वर्ड देख पाते हो तो इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम है। अगर स्टेप 1 में जाके देखते हैं, हाँ, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ये कौन से टाइप की प्रॉब्लम है, तो ये अपनी कौन सी प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में तो मैक्सिमाइजेशन की, अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे दे तो फिर मिनिमाइजेशन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ यूनिट्स, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि मतलब कितनी यूनिट्स बनाए, ये हमको हमेशा ही निकालनी पड़ेगी। कितनी यूनिट्स बनाए कि हमको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन में पीछे नहीं देखा था कि हमको ना मतलब, हाँ, यहाँ पे देखा था कि हमको यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कुछ एक सेट लिया, ये एक सेट लिया, ये एक सेट लिया हमने, ये तो हमें प्रॉफिट यहाँ ज्यादा था, यहाँ ज्यादा था कि यहाँ ज्यादा था, तो प्रॉफिट हमें ये ज्यादा था, तो हमें फिर ना इसकी 80 बना रहे थे और इसकी भी 80 बना रहे थे, तो हमको प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा था। तो यानी कि x1 यहाँ पे x1 80 और यहाँ पे x2 80। वैसे क्वेश्चन में कभी 80 और 80 देगा नहीं, ये हम पहले इसको क्या करेंगे, ये हमारे लिए अननोन होंगे। 80 तो हमको खुद को बाद में निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा हमको, ग्राफिकल मेथड से। लेकिन आपको वो यूनिट्स भी नहीं निकलवाता है, वो तो सिर्फ आपसे इक्वेशन बनवा के छोड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊंगी कि x1 और x2 यूनिट को सॉल्व करके वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हम लोग बनाए। लेकिन अभी हम लोगों को क्या होगा, ये 80 नहीं दे रखा होगा। जो नहीं दे रखा होगा वो हमारे लिए हमेशा अननोन रहा होगा, और उसको हम क्या मान लेते हैं, x1 और x2। हाँ, तो हमको सेकंड स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमको कितनी कितनी यूनिट्स बनाए, जैसे x1, x2 या x3 सो ऑन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, लिख लो आप लोग, मैं रुक जाती हूँ थोड़ा सा, आप लोग लिख लिया मैम। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल्स। यही मेन डिसीजन होता है कि हम कितनी यूनिट्स बनाएं। ये यूनिट्स हमको कभी भी नहीं दे रखी होगी, ये हमको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे यही होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अब बहुत रिपीटेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा नेक्स्ट जब क्वेश्चन उठाएंगे तभी समझ लेंगे इसको। तक स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 देखो, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
मतलब आपको स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, अपना जो फंक्शन का मतलब इक्वेशन, इक्वेशन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब देखो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है अपने बिजनेस का, पहले बताओ। कॉस्ट को मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव करना, मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना। तो आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है, आपको उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये तो आपका अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। और फंक्शन को क्या लिखेंगे, इसे जेड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर वो मिनिमाइजेशन का होगा, मिनिमाइजेशन का होगा, अगर मतलब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी आपकी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन जेड। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, जैसे आपको हमारे क्वेश्चन जो है, अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन टेबल बनाई है, वो क्वेश्चन कौन सा था, वो कौन सा, मैक्सिमाइजेशन का है ना, वो हाँ मैक्सिमाइजेशन का है। मतलब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आपके प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कहाँ पर है, ये रहा। और देखो इस क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं दे रखा कि हम पी की कितनी यूनिट्स बनाएं, क्यू की कितनी यूनिट्स बनाएं, आर की कितनी यूनिट्स बनाएं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा पी की x1 यूनिट बनाओ, क्यू की x2 यूनिट बनाओ, आर की x3 यूनिट्स बनाओ। ये हमें दे ही नहीं रखा कि हम किसकी कितनी कितनी यूनिट्स बनाएं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारे लिए पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर अननोन वेरिएबल्स हैं, और इनको ही हमको x1 x2 और x3 मानना है। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों को कभी भी नंबर ऑफ यूनिट्स वो देता है, नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, ठीक है, और उसके साथ में आप उसको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा ना, आपका टोटल प्रॉफिट आ हाँ। जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट पर यूनिट है ना। अभी जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ना, अगर मान लो आपको टोटल प्रॉफिट ऑन पी प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रॉफिट ऑन क्यू प्रोडक्ट निकालना है, टोटल प्रॉफिट ऑन आर प्रोडक्ट निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पी की हमने कितनी मान ली, हमें नहीं पता था, तो कितनी मान ली हम लोगों ने, x1। ठीक है, क्यू की कितनी मान ली हमने, x2, है ना, और सी आर की कितनी मान ली हमने, x3। ठीक है, और प्रॉफिट पर यूनिट कितना दे रखा है अपन लोगों को, ये दे रखा है 10 रुपए, 8 रुपए और 12 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इंटू कितना हो गया, 10 इंटू 8 इंटू 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ हाँ भाई। मैम। हाँ, तो ये मतलब आपका पी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10x1, इसका कितना 8x2, और इसका कितना हो जाएगा 12x3। ठीक है, पी क्यू आर 10x1, 8x2 और 12x3। ठीक है, तो ये हमने क्या करा हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाओ आप, तो स्टेप 1 में हमको पता चला ये मैक्सिमाइजेशन का है, क्योंकि आपको क्या बोला था, प्रॉफिट पूछा था। ठीक है, अगर हम सेकंड में स्टेप में आते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारी, यहाँ पे देख लो आप लोग, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट ए को हम लोग क्या मान लें, प्रोडक्ट सॉरी पी था ना हमारे पास, तो प्रोडक्ट पी हमारे पास में क्या हो जाएगा, x1। प्रोडक्ट क्यू को क्या मान लो, प्रोडक्ट क्यू को x2 यूनिट्स बनानी है, और प्रोडक्ट आर की x3 यूनिट्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टेप्स के अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इसको फेमिलाइज करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 3 है। स्टेप 3 में आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर इसको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर इसको स्टेप 3 को हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमने जो क्वेश्चन बना रखा है उस हिसाब से अगर देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसे लिखोगे भाई मैक्सिमाइजेशन जी, और अभी आपने देखा ऊपर, ये देखो पी की कितनी, पी पे कितना 10x1 टोटल प्रॉफिट हो रहा है, क्यू पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्यू पे टोटल प्रॉफिट 8x2 हो रहा है, और आर पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12x3 हो रहा है। भाई आपको कभी भी x1 x2 x3 आपको दे ही नहीं रखा है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। मान लो अगर आपको x1, अगर मान लो आपको x1 पता होता, x1 आप x2 और x3 आपने अगर निकाल लिया होता, मान लो इसकी 100 यूनिट बनाते हैं, इसके 50 बनाते हैं, और इसकी अगर 30 बनाते हैं, तो आप टोटल प्रॉफिट निकाल लेते ना, निकाल लेते ना, हाँ मैम। निकाल लेते ना भाई। आप x1 की जगह 100 लिखते, x2 की जगह 50 लिखते और x3 की जगह ये लिखते, तो आपको पता चल जाता ना यहाँ पे कि भाई ये हाँ। फर्स्ट p के ऊपर 10 इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट होता है यहाँ पर 1000। 1000। क्यू प्रोडक्ट के ऊपर कितना होता है आप लोगों को, 400। हाँ 8 इंटू 50 400, और यहाँ पे कितना था 12 इंटू, अगर ये बता दिया हमने भाई आप 360। निकाल लेते तो ये कितना होता
360. है ना। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, हम लोगों को तो यहाँ तक भी नहीं जाना है, हम लोगों को तो सिर्फ यही है कि x1 x2 x3 मानना है हर बार नंबर ऑफ यूनिट्स को, और इसकी इक्वेशन बनानी है। अगर ये पता लग जाती है तो हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं और हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो पहले पी के ऊपर 1000 का, और क्यू के ऊपर इतना, और इसके ऊपर आर के ऊपर इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता। अब इसको हमने ये इक्वेशन फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 3 प्रोडक्ट है अपने पी क्यू आर, इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट कितना होगा, 10x1 8x2 और 12x3, तीनों प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, भाई ये तीनों प्रोडक्ट को हम बेच देंगे तब हो जाएगा। तो हमारा कैसे लिख सकते हैं इनको, ये देखो आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 10x1, क्या लिखा था प्रॉफिट में, 10 8 और 12 ना, ये एक तो ये हो गया, आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब आपका स्टेप 4, आपका स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, राइट, एक होता है आपका सब्जेक्ट टू फंक्शंस या फॉर्मुलेशन कंस्ट्रेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। रिसोर्सेस अपने क्या है, कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेस अपने क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या होते हैं अपने, लिमिटेड होते हैं, है ना। तो ये आपको क्या करना है, अपनी जो बिजनेस में लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको इक्वेशन फॉर्मेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के दिस फंक्शन यानी कि ये फंक्शन शोज लिमिटेशंस। रिसोर्सेस, अच्छा चलो, अब आपके पास में मान लो पहला प्रोडक्ट आपने क्या बनाया था, पी, दूसरा क्या बनाया था आपने, क्यू, तीसरा क्या बनाया था आपने, आर, है ना। तो पी क्यू एंड आर, ठीक है, देखो पी क्यू आर, पी क्यू में एक्स का कितना लग रहा था, पी क्यू में एक्स का कितना लग रहा है, 3 किलो सामान लग रहा है ना, और वाई का 4 किलो लग रहा है। अगर क्यू बनाते हैं तो 6 और 5 लगता है, आर बनाते हैं तो 2 और 5 लगता है, कितना लग रहा है ना हमारे पास में। हाँ, और अगर ऐसा देखा जाए तो एक्स की टोटल कितनी आपके पास में मैक्सिमम, ये आपके पास में लिमिटेड है कि रॉ मटेरियल तो मेरे पास में भैया इतना ही है, आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि टोटल 1000 किलो ही हमारे पास में रॉ मटेरियल एक्स का। अब आपको 1000 किलो हम माल पकड़ा देते हैं, अब आप इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करके हमको दिखाइए। तो ये मैक्सिमम आपके पास में क्या है, रिसोर्सेस है, ये मैक्सिमम आपके पास में रॉ मटेरियल है एक्स का, और ये 800 किलो वाई का आपके पास में मैक्सिमम क्या है, रिसोर्सेस है, इससे ज्यादा हमारे पास में नहीं है। और हमारे पास में जितना है उसी से आप प्रोडक्शन करके दिखा दीजिए। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में रिसोर्सेस वाइज देखा जाए तो हमारे पास में एक रिसोर्स एक्स हो गया, एक रिसोर्स हमारे पास में वाई हो गया। ठीक है, और हमारा जो स्टेप 4 है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने लिमिटेशन को या रिसोर्सेस को या कंस्ट्रेंट को या जो या फिर क्या, ये जो ये एक्स और वाई है, इसको हमको इस पूरे ये कॉलमर फॉर्म में जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये जो कॉलमर फॉर्म में जो दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। क्योंकि हमारे पास में ये रिसोर्स है, ये हमारे पास में 1000 ही है, इससे ज्यादा है ही नहीं है, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो हम इसको क्या कैसे करें, इसको बोल सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स हमारे पास में 1000 है, तो 3 6 और 2, 3 6 और 2। तो हमको ये वाला जो 4th स्टेप है इसमें इसको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, 3 6 और 2, क्या 3 6 और 2 कितने हैं हमारे पास में, 3 6 और 2 केजी। हाँ, देखो पी प्रोडक्ट बनाएंगे तो 3 किलो लगेगा, क्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो 6 किलो लगेगा, और आर प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 किलो लगेगा, 2 केजी लगेगा। और टोटल हमारे पास में कितने हैं, 1000 है। इस 1000 में ही आप करके दिखा दो, 1000 किलो ही आपके पास में क्या है, टोटल आपके पास में एक्स का, किसका, एक्स रॉ मटेरियल आपके पास में ये है। आपके पास में हम बोल रहे हैं ना भाई लिमिटेड, आपके पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना, रिसोर्सेस कितने हैं आपके पास में, 1000 ही किलो है, आपके पास कितना है, 1000 किलो ही है। अरे आ रहा है क्या समझ में, हाँ मैम, ठीक है। तो आपने क्या किया था, पी की आपने बोला पी की तो मैं x1 यूनिट बनाऊंगा, क्यू की मैं x2 और आर की मैं
X3. x3, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, हमें ये कभी भी नहीं पता होगा बेटा कि आपको P की कितनी, Q की कितनी और R की, ये आपको खुद को निकालना पड़ेगा। इस चैप्टर में खुद को निकालना पड़ता है कि P की कितनी, Q की कितनी, R की। तो हमें नहीं पता, तो हमने एक को x1 मान लिया, एक को x2 मान लिया और एक को x3 मान लिया। अच्छा, इसमें लग रहा है x, भाई xp की p के अंदर केवल x का अगर देखा जाए तो x रॉ मटेरियल का 3 किलो माल लगेगा, ठीक है। तो ये वेरी गुड, तो हम इसको इक्वेशन में कर रहे हैं तो इसको 3x1 लिखेंगे प्लस Q प्रोडक्ट के ऊपर x रॉ मटेरियल कितना लग रहा है 6 किलो और इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे हम x2, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा 2 किलो रॉ मटेरियल x का और नंबर ऑफ यूनिट्स x3 बनानी है, X3. और x जो अपने पास में x रॉ मटेरियल है, टोटल कितना रॉ मटेरियल है हमारे पास में 1000 है। अब इस 1000 में हमको ज्यादा से ज्यादा बना के दिखा दो भाई। रिसोर्सेस कितने लिमिटेड हैं, कितने हैं हमारे पास, केवल 1000 किलो है। इस 1000 किलो से आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन और बेस्ट प्रोडक्शन, ऐसे नहीं वेस्ट या घटिया माल बना दो, तो बेस्ट मटेरियल बना के दिखाओ और कॉस्ट में कम करके दिखाओ और प्रॉफिट ज्यादा करके दिखाओ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यानी कि ये हमारा 1000 हमारे पास मैक्स टू मैक्स है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में इसको अगर इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, क्योंकि अब 1000 के बराबर भी उठा सकते हो और 1000 से कम, लेकिन आप 1000 से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं उठा सकते हो। ये जो साइन है ना, ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, इनइक्वलिटी का। कौन सा साइन है ये, Inequality. इक्वलिटी में तो क्या होता है, इक्वल साइन लगता है। इनइक्वलिटी का मतलब देखो, इक्वल साइन तो ये है ही है, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, मैक्सिमम कितना आपके पास में रॉ मटेरियल। तो आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, वो 1000 या 1000 के अंदर अंदर बना दो। लेस देन का मतलब क्या होता है, ये जो आपको बनाना है ये 1000 तक या 1000 के अंदर अंदर बना दो, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही दे सकती थी मैं आपको, और इसी के अंदर आपको प्रोडक्शन करके दिखाना है। समझ में आ रहा है क्या, हाँ मैम. इक्वेशन का फॉर्मेशन समझ में आ रहा है क्या, कि ये लेस देन साइन क्यों लगाया है, ये साइन ऐसा क्यों नहीं है, ये साइन ऐसा ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेशन है कि मेरे पास में मैक्स टू मैक्स इतना, या ये जो माल है वो 1000 किलो तक यूज करके या 1000 किलो से कम में यूज करके ये आपको इतना यूनिट्स बनाने हैं। P भी बना के दिखाना है, Q भी बना के दिखाना है और R भी बना के दिखाना है। अब ये तो हो गया X इक्वेशन के लिए हमारे पास में क्या है, या हमारा X रिसोर्सेज की लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, X भी लिमिटेड है भाई, आपके रॉ मटेरियल तो आपके पास में क्या है, लिमिटेड ही है ना। तो X के रॉ मटेरियल के हिसाब से हमने इक्वेशन बना दी। अब हमारे पास एक और रॉ मटेरियल है, उसका नाम क्या है, Y है, तो उसकी इक्वेशन भी हमको बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, वो Y जो Y रॉ मटेरियल है उसके लिए भी बना लेंगे टेबल को देखकर, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, कितना है क्वेश्चन में देखते हैं, 455 है, ठीक है। तो बना दोगे अब, तो क्या बना देंगे, हाँ मैम. 4x1 5x2 और 5x3 और टोटल कितना है मेरे पास में 800। तो 800 हमारे पास टोटल Y का रॉ मटेरियल है, ठीक है। यानी कि एक मान लो प्लास्टिक है और एक मान लो अपना स्टील है, ऐसे समझ लो, प्लास्टिक और स्टील यूज करा हमने, ठीक है। अब ये इसमें भी क्या लगेगा कि मेरे पास अगर मैक्सिमम इतना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 800 तक या 800 से कम में ही आप मुझे PQR बना के दिखाओगे। समझ में आ रहा है, हाँ मैम. ठीक है। ये साइन हमने एक साथ यूज लिया ना, लेस देन और मोर देन और इक्वल टू का, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर हमको एग्जैक्टली इक्वल लेना हो तो हम इसको इक्वालिटी बोलते हैं, तो हम इसको इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। देखो ये जितना ये हो रहा है इतना नहीं, ये 2 मिनट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद में सॉल्यूशन लिखने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड, पहली और दूसरी बात है, पहली बार टाइम लगता है। आप कोई भी चीज जैसे बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो तो आप एक दिन के अंदर ही गोल करना, ड्रिबलिंग करना है ना, थ्रो करना है ना, और कैसे डिफेंस लेना, ये एक बारी में थोड़ी आ जाएगा आप लोगों को। ये तो सब आप प्रैक्टिस से सीखो, कितने महीनों की प्रैक्टिस करते हो तब जाके आप मैच का एक शो जो होता है जिसमें लोग टिकट खरीद खरीद के आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैच देखते हैं और आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। आप एक दिन के प्रोग्राम के लिए आपको कितने महीनों की क्या करनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। परफॉर्मेंस आपका एग्जाम का डे है, ठीक है। ये भी आपकी लर्निंग हो रही है, और लर्निंग में आपको क्या होता है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। पहले आपको हम क्या बोलेंगे, जाओ वार्म अप होना सीखो, है ना, फिर हम आपको बोलेंगे आप ड्रिबलिंग करो, तो ड्रिबलिंग कई दिन तक आप ड्रिबलिंग सीखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है,
रनिंग कैसी होनी चाहिए। अरे मैं मतलब एक एग्जांपल है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अगर आज हमको कोई किसी क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम को में भी आपको 1 ही घंटा लगेगा, उस दिन आपको 5 मिनट ही लगेंगे। ठीक है। हाँ मैम। हाँ बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक भी समझ में आया, मतलब जो आपको बताया जा रहा है उतना तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। हाँ। ठीक है। अब आपके पास में लास्ट स्टेप, ये अपना स्टेप 4 मैंने लिखा था। अब आपका स्टेप 4 के बाद में स्टेप 5 पर आ जाओ आप लोग। ये आपका स्टेप 5, ये लास्ट है। स्टेप 5 में आप लिखोगे राइट डाउन या राइट नॉन नेगेटिव फंक्शन। राइट डाउन नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो आप प्रोडक्शन करोगे ही नहीं, या आप प्रोडक्शन करोगे लेकिन प्रोडक्शन माइनस में नहीं कर सकते कभी। या तो आप प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करोगे कि मैंने फैक्ट्री बंद रखी साल भर, जीरो प्रोडक्शन करा, अम्ब्रेलास का बिजनेस था, एक भी अम्ब्रेला नहीं बनाया, तो जीरो। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो कि बिल्कुल भी आपने बिजनेस नहीं करा, और इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो कि आपने कुछ तो माल बनाया, कुछ तो माल बनाया आपने, है ना। तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी यहाँ क्वेश्चन के अंदर, बताओ। x1 x2 और X3। x3, 3 है ना भाई। p q r, ये p था, ये q था और ये r था। तो p की x1 बनानी थी, q की x2 और r की x3 यूनिट्स बनानी है। ठीक है। और दिस शुड ऑलवेज बी, या तो आप जीरो यूनिट्स बनाओगे या जीरो से ज्यादा बनाओगे, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल हमने लिया है उस एग्जांपल के हिसाब से x1 x2 x3 कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आया समझ में। हाँ मैम। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा कोई चीज बताती हूँ जिसमें आप कभी गलती ना करो। आप एक चीज है ना ऐसे लिख लो नोट्स के रूप में, इस नोट्स के रूप में, कि कभी कभी आपको ये साइन लगाना पड़ेगा तो कब लगाएं, कभी आपको ये साइन लगाना पड़ेगा तो कब लगाएं, कभी आपको ये साइन लगाना पड़े तो कब लगाएं। ठीक है। तो ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है ये तब लगाना जब आपको क्वेश्चन में एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ये इतना ही है, या नॉट ग्रेटर देन। ठीक है। ये साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इक्वल्स टू का साइन कब लगाना पड़ेगा, जब आपको बोला कि एग्जैक्टली ये यूनिट्स या ये रॉ मटेरियल आप उठा लो, तो एग्जैक्टली इक्वल टू लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये वाला साइन यूज करोगे। ठीक है। तो ये वाला साइन कब यूज करोगे, तो जब नॉट लेस देन, या आपको बोले एटलीस्ट इतना तो यूज करना ही करना है और इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो। ये साइन कब लगाना है, जब आपको क्या क्या बोले कि एटलीस्ट इतना तो आप यूज करोगे करोगे और इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला कब लगाना है, ये वाला साइन, जब आपको कहा जाए मेरे पास तो इतना ही एटमोस्ट इतना ही रॉ मटेरियल दे सकता हूँ, करके दिखाओ प्रोडक्शन, मेरे पास ज्यादा नहीं है। या मैं क्या कहूँ, मेरे पास आई हैव ओनली 1000। अभी मेरे क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर, यहाँ देख रहे थे आप, 1000। मेरे पास तो हाँ। टोटल ना 1000 किलो ही है। अब इसी में करके दिखा दो, अटमोस्ट मेरे पास में, अटमोस्ट है ये मेरे पास में, क्या है एटमोस्ट है। या मैं कहूंगी आई डोंट हैव नॉट ग्रेटर देन दिस, आई डोंट हैव ग्रेटर देन 1000, आई डोंट हैव ग्रेटर देन 1000 किलो रॉ मटेरियल। ठीक है। तो इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया, ये वाला साइन लगाया, समझ रहे हो, ये वाला जो हाँ साइन है, मैम। ये वाला साइन। ठीक है। ये हम इक्वेशन में कब कब लगाएंगे, तो यहाँ हमने कहा एटमोस्ट मेरे पास 800 किलो है, करके दिखा दो प्रोडक्शन। ठीक है। इसलिए हमने ये साइन लगाया। तो ये वाला लिख लो, ये जो बॉक्स बना है ना ये पिंक कलर का, ये बॉक्स लिख लो। लिखा आप लोगों ने, लिख लिया क्या। हाँ मैम। इसके मैं क्वेश्चन देती हूँ।
ये देखो ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक तो मैंने आपको स्टेप्स जो आपको लिखवा है ना, विद द हेल्प ऑफ दो स्टेप्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो एक आपके पास में क्या बोलता है कि एक केमिकल कंपनी है, दिख रहा है ना सबको, छोटा छोटा तो नहीं, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना सबको, नंबर वगैरह। हाँ मैम। या और बड़ा करूँ इसको, ये बोलता है कि आपके पास में एक केमिकल कंपनी है एंड दैट केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस टू कंपाउंड्स। मतलब ए और बी आपको कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाने हैं, दो तरीके के, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सी एंड डी पर केजी ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी। मतलब आपको ए और बी बनाने के लिए सी एंड डी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एज वेल एज आपको क्या दे रखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी दे रखी है। देखो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी दे रखी है। राइट ड्रॉ, फिर बोला राइट ड्रॉ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है, देखो ये इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, और ये देख रहा है टेबल कंपाउंड। यानी कि आपको बनाना क्या है, एक कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, किस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, ए का प्रोडक्शन और बी का प्रोडक्शन। तो ये अपना प्रोडक्शन दे दिया, ए प्रोडक्शन और बी प्रोडक्शन। ए को बनाने के लिए सी एक रॉ मटेरियल है या इंग्रेडिएंट है, और डी भी एक इंग्रेडिएंट यूज होगा। ए को बनाने के लिए सी का 1 kg और डी का 3 kg यूज होगा। कहाँ पता चला, ये बोला था इसने, इंग्रेडिएंट सी एंड डी यूज होगा पर केजी, ठीक है। क्या यूज होगा, पर केजी। तो ये जो है ये अपना केजी है, ठीक है। अपना ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो ये अंदर की जो टेबल होती है ना, ये क्या है, तो ये केजी में, ये यूनिट्स अपन को पता लगानी आनी चाहिए। इसने बोला ना ये केजी, ये देखो मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक तो क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे देखो आप इस क्वेश्चन में यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वो क्या बोलता है, कॉस्ट पर केजी। तो ये क्या अपने 4, तो ये रुपीस है कि केजी है, ये मतलब क्या, कॉस्ट पर केजी का मतलब क्या है, 4 रुपए, क्या है, 1 रुपीस 4 पर केजी। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, रुपीस 4 पर केजी है ये, राइट। कॉस्ट पर केजी का मतलब क्या होता है, और ये क्या है, रुपीस 6 पर केजी। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगी, वापस समझाऊं क्या, नहीं आया समझ में, मैम एक बार चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अच्छा कितने तरीके के प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, जो हमको एक केमिकल नहीं होता, जैसे कोई भी केमिकल होता है, जैसे फिनाइल हुआ या कोई पेंट हुआ, केमिकल तो कितने भी तरीके के हो सकते हैं यार, ठीक है। वो कितने तरीके के वो बना रहा है, केमिकल कंपनी कितने तरीके के कंपाउंड बना रहा है, 2 तरीके के केमिकल बनाएगा, 2 तरीके के केमिकल बनाएगा। देखो ए और बी, यानी कि उसको किस तरह क्या क्या प्रोडक्शन करना है, ए का प्रोडक्शन करना है और बी का प्रोडक्शन करना है, ये रहा, ठीक है। ए को बनाने में, मान लो ए को बनाने के लिए उसको एक तो सी और एक डी, इस ए को बनाने के लिए सी 1 किलो यूज होगा और डी 3 किलो यूज होगा। बी को बनाने के लिए 2 किलो सी कंपाउंड लगेगा और 1 kg डी कंपाउंड लगेगा। आया क्या समझ में यहाँ तक, हाँ मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ये जो आपका सामान लगने वाला है, 2 तरीके का सामान, ए को बनाने के लिए भी सी डी सामान लगने वाला है और बी को बनाने के लिए भी 2 तरीके के रॉ मटेरियल लगने वाले हैं। रॉ मटेरियल है एक तरीके, ये समझ लो कि ये क्या अपना रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये देखो ये दे रखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स सी एंड डी पर केजी। तो मैंने कहा भाई ये जो आपकी अंदर की जो इंफॉर्मेशन है सी और डी, ये जो 1 2 है 3 1 है, ये कॉस्ट है कि ये क्वांटिटी है, क्या है, तो हम कह रहे हैं ये क्या है, केजी है, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी है। तो ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg और ये 1 kg। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। फिर बोलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना तो लगेगा, मिनिमम इतना 80 एंड 75, क्या बोल रहा है 80 एंड 75, तो मिनिमम तो इतना तो लगाना ही लगाना है, आप समझ रहे हो। मतलब
सी का मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, और डी कंपाउंड क्या है, इतना तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हम इससे मतलब कम नहीं लग सकता मतलब। हाँ, मतलब इतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जैसे इतना जोर तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो। समझ रहे हो? हाँ या इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको लॉ के अंदर, लॉ का पेपर के लिए आपको मुझे कम से कम 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब मैं कल का पेपर कर पाऊंगी। तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल आप क्लास में नहीं जाओगे। तो मतलब मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट दे रखा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम सी का 80 और डी का 75 आपको यूज करना ही करना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लो, एटलीस्ट इतना तो लगना ही लगना है, और ज्यादा तो कितना भी लगा लो। आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम। तो मतलब इसमें जो साइन है, ये जो अभी बॉक्स में साइन समझाए, इसमें कौन सा वाला साइन यूज हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि ये बोला ना एटलीस्ट, तो ये वाला साइन समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी ये हाँ क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, अभी सॉल्यूशन तो 2 मिनट का बात है, अब बाकी क्वेश्चन ही समझना है। देखो, फिर ये बोल रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ दे दी 80 किलो और 75 किलो। इसको भी हम किलो में लिख देते हैं यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैसे, ये किलो में कैसे, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि सी एंड डी एंड कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे तो कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे ये केजी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये क्या देखा है, कॉस्ट पर केजी। ये आपका क्या सामने 4 और 6 क्या है, 4 और 6 क्या अपनी, ये दे रखा ना यहाँ पे, तो खुद ही बोल रहा है। आया क्या समझ में जब मैं बोल रही हूँ? हाँ मैम। तो यहाँ पे ये तो 4 रुपए पर केजी और ये 6 रुपए पर केजी दे रखा है ना, कॉस्ट पर केजी ऑफ ए एंड बी भी दे रखा है हम लोगों को। तो वो कहाँ दे रखा है, ये यहाँ दे रखा है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी ये कहाँ दे रखा है, ये यहाँ दे रखा है टेबल में। अब क्या कहता है, ड्रॉ प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का। तो आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ मैम। समझ में आया। तो अब देखो, मैंने आपको अगर पहला स्टेप अगर आपने लिख लिया होता, आप मुझे पहला स्टेप बताओ आपका क्या था, है कि पहला स्टेप क्या आपका, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलो भाई देखो, मैं ना इसको साइड में लिख रही हूँ स्टेप को जानबूझ के। देखो यहाँ पे अब स्टेप 1 था अपना टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको ये करना नहीं है, ये मैंने स्टेप्स आपको समझाए हैं, आपको ये लिखना नहीं है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉब्लम है बताओ? मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का, ये क्वेश्चन जो है मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 क्या होता है अपना? नंबर ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई। नंबर ऑफ यूनिट्स जो होती है अपनी, वो क्या करनी होती है आपको? हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे आप क्या क्या बना रहे हो, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या क्या प्रोड्यूस करोगे? ए और बी। तो ए की कितनी प्रोड्यूस करनी है और बी की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो बताया ही नहीं है, तो हमको बताना है। और वो हमको जब पता ही नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हमको ये नहीं पता कि ए की कितनी यूनिट बनाऊं, बी की कितनी यूनिट बनाऊं, ये मुझे नहीं पता है। बट अभी नहीं पता है, तब तक हम उसको क्या मानेंगे? चलो यही, हाँ चलो यही बता देते हैं आपको यहाँ पे कि इसको तो, इसकी तो आपको x1 यूनिट बनानी है, और इसकी, या आप इसको नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ए की जो है, प्रोडक्ट ए की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, x1, और आपके जो प्रोडक्ट बी है उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी मान लोगे आप, x2। तो ये हमने यहाँ पे x1 और x2 ही माना है। ठीक है, इसकी तो आपको x1 बनानी है और इसकी आपको x2 बनानी है। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वेरी गुड, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिजनेस का, मतलब आपको क्या ऑब्जेक्टिव है? मिनिमाइजेशन। तो आपका, आप लिखोगे मिनिमाइजेशन जी। हाँ, ठीक है। और इसमें कैसे लिखोगे बताओ, कहाँ है ये, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। आपकी कॉस्ट दे रखी है क्या, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि ए के ऊपर 4 रुपए और बी के ऊपर 6 रुपए, क्योंकि ए के सामने ही तो दे रखा है और ये बी के सामने दे रखा है। आ रहा है समझ में?
तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 4 और a की कितनी यूनिट बनाओगे तो 4x1 कॉस्ट आएगी, 6 रुपए पर यूनिट लगने वाला है इसका, और b की कितनी यूनिट्स बनाओगे x2। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? तो यानी कि हम, हाँ, तो मिनिमाइज क्या करना है आपको, कॉस्ट। तो यहाँ पे देख लो 4x1 और 6x2, ये आपका, समझ में आ रहा है? हाँ मैम, आ गया। वापस से बताऊं? चलो वापस से बता देती हूँ। देखो यहाँ आ पे गया आपको मैम। आगे समझ में, स्टेप 3 आपका हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि मैं आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। मैंने कॉस्ट कहाँ से उठाई, मैंने कॉस्ट इस टेबल से ही उठाई है, 4 और 6 उठाई है। भाई कॉस्ट ऐसा तो है नहीं कि 4 रुपए और 6 रुपए टोटल कॉस्ट 10 रुपए आएगी आपके बिजनेस की, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। नहीं। आपकी पर यूनिट है और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तभी तो टोटल कॉस्ट पता चलेगी आपको, है ना? तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे कितनी थी, a की x1 थी और इसकी x2 थी, इसलिए हमने 4 को x1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये आपकी किसकी है, ये a की 4x1 है और ये आपकी b की 6x2 कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ जी। तो ये a की और b की थी, मैंने आपको समझाने के लिए साइड में लिखा, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो स्टेप्स में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपका स्टेप 4 क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? या आपके लिमिटेशंस क्या है आपके पास में? भैया लिमिटेशन ये है कि भाई सी कंपाउंड जो है ना, ये सी इंग्रेडिएंट, ये 1 किलो यूज करना है, ये 2 kg यूज करना है, ठीक है? सी का कितना यूज करना है आपको, 1 kg, और इसका 2 kg, और मैक्स ये आपका मिनिमम 80 तो आपको यूज करना ही करना है। समझ में आ रहा है? तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी अपनी, देखो सी के सामने क्या लिखा है 1 और 2 और ये 80, और डी के सामने क्या लिखा है कि 3 इसका और बी का 1 और ये टोटल 75। तो देखो, तो यहाँ पे आप स्टेप 4 को क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा आपका, आप लिखोगे इस टेबल को और छोटा करके, ये देखो ये हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेप 4 है ना, ये रिसोर्सेज के लिए, और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है या क्या रॉ मटेरियल हमारे पास में, ये जो इक्वेशन स्टेप 4 है, ये अपने रॉ मटेरियल के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है भाई, फाइनल प्रोडक्ट ए और बी बनाना है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसका नाम क्या है, CD। तो जो रॉ मटेरियल है उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला रॉ मटेरियल की इक्वेशन बना के दिखानी है। तो पहला रॉ मटेरियल क्या है आपके पास में, सी। तो सी की कितनी यूनिट भाई, ये रहा 1 kg, है ना? तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 kg, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, x1। ठीक है? फिर यहाँ भाई आप ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, आ गया। और ये तो ये लिखोगे 1 इंटू x1, 2 इंटू x2 और ये 80। तो हमने लिखा 1 इंटू x1, 2 इंटू x2 और सामने 80। अब साइन कौन सा लगाएं, एटलीस्ट वाला। ये एटलीस्ट, ये कोई कि मिनिमम इतना तो 80 तो लगेगा ही लगेगा, एटलीस्ट का है, और एटलीस्ट का है तो मतलब आप क्या करोगे, वैसे तो मैंने आपको बताया ये वाला, ये तो हो गया कि आपको समझ में नहीं आया, याद रखना है तो। और वैसे अगर देखा जाए तो मतलब क्या है कि ये जो सी अपना रॉ मटेरियल है, वो सी में आपको 80 तो मिनिमम, यानी कि ये जो यूनिट्स बनाने के लिए 80 भी काम में ले सकते हो और 80 से ज्यादा भी काम, ज्यादा भी। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये साइन हमने ऐसे क्यों यूज किया, ठीक है? और इक्वल टू का साइन हम 2 बार नहीं दिखाते हैं, एक ही बार दिखाते हैं, ठीक है? यानी कि 80 भी काम में ले सकते हो, 80 से ज्यादा भी काम में ले सकते हो, मिनिमम 80 तो काम में आपको लेना ही लेना है, ठीक है? तो स्टेप 4 जो होता है वो आपके रॉ मटेरियल जो होता है, उस रॉ मटेरियल की इक्वेशन के लिए बनाने के लिए यूज होता है। सेकंड रॉ मटेरियल क्या है इस क्वेश्चन में, डी। बताओ डी रॉ मटेरियल देख पा रहे हो, 3 किलो 3 kg और x1 यूनिट्स, और 1 kg और x2 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 3x1 और 1x2 और टोटल 75 क्या है अपनी, 75 था इक्वल टू 75। आ गया समझ में? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। एक और लास्ट स्टेप क्या है बेटा, वो भी लिखना ही लिखना है, नॉन नेगेटिव। स्टेप 5 क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ, ये तो देखो कितना आसान है, इसमें तो कुछ लिखना ही क्या है, तो हमेशा ही आपको पता है कि आप कितने तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हो। आपने कहा मैं x1 और x2 2 तरीके के, है ना?
और दैट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो फिफ्थ स्टेप तो बोलने को है, इसमें तो क्या स्टेप है, इसमें तो कुछ बुद्धि लगानी ही नहीं है। बुद्धि कहाँ लगानी थी, स्टेप 4 में लगाई आपने थोड़ी सी बुद्धि, ठीक है। स्टेप 3 में क्या है, तो ये बुद्धि लगा ली, चलो ये भी बुद्धि है ना, और क्या है। स्टेप 1 में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, तो क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट ही बोल रखा होगा। और स्टेप 2 ये भी आपको मैंने कहा, ये तो हमेशा ही आपको x1 x2 x3 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 3 में भी कोई दिमाग वाली बात है क्या, बताओ। चलो थोड़ा सा यहाँ दिमाग है, हाँ जी। अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं करा है, देखो अभी मैंने सिर्फ आपको साइड में थ्योरी समझाई है, सॉल्यूशन तो मैं अभी लिखूंगी। हाँ बोलो। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। बस बस फटाफट लिख रही हूँ सॉल्यूशन। ऐसे ही देखो 2 मिनट का होता है, मैंने आपको कहा था। आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे एक्स की, सॉरी एक सेकंड, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम के अंदर, आप सॉल्यूशन लिखोगे, फिर आप बोलोगे लेट x1 बी नंबर ऑफ यूनिट्स ए ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है, और x2 किसकी होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख के फिर आप लिखोगे मिनिमाइज करना है आपको क्या, 4x1 प्लस 6x2, ये देखो ये वाला। देखो तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद में क्या करना है, जो मैंने साइड में आपको लिखा है ना, वो एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो एक आपको अभी तक तो जो ब्लैक कलर से लिखा है इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के बाद में आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट टू, वी हैव टू अचीव अवर ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अचीव अवर ऑब्जेक्ट बट वी हैव टू सी अवर लिमिटेशंस। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन कुछ भी लिख लो, बट ज्यादातर ये लिखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। हमारे कंस्ट्रेंट क्या है वो हमने यहाँ लिखे हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में जो लिखा है ना वो यहाँ एज इट इज उतार रही हूँ मैं, x1 प्लस 2x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 80, है ना। और ये देखो ये वाला उतार रही हूँ मैं, ये वाला क्या लिखेंगे, 3x1 प्लस x2, हाँ 1x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखना है आपको 75, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है, ये स्टेप 5 लिखा ना, x1 x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड करके x1 और x2 ब्रैकेट में लिख देना नॉन नेगेटिव फंक्शन, खत्म हो गया सॉल्यूशन। मैंने कहा 2 मिनट बस, हाँ सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही होता है, ये चैप्टर बहुत इजी है। देखो ये सॉल्यूशन हो गया। ये ब्लैक कलर में जो है ये साइडों में आपको मैंने कहा ना आपको कि भाई आपको परफॉर्मेंस देनी है 5 मिनट की, लेकिन उसके लिए आपकी लर्निंग हो गई 1 घंटे की। समझ में आ गया? हाँ मैम। सॉल्यूशन बस खत्म, ठीक है। क्वेश्चन मैं बाद में और करा दूंगी, अभी मैं क्लास बंद कर लूँ। ओके हाँ हाँ मैम। हाँ मैम ठीक।